नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। देश में सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब बलात्कारों पर राजनीति होने लगती है। नेताओं को बलात्कारों में वोट बैंक दिखाई देने लगता है और बलात्कार की खबर इस आधार पर हेडलाइन बनने लगती है कि लड़की का धर्म क्या था और बलात्कारियों का धर्म क्या था। आज हमारा देश उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां बलात्कारों का भी राजनीतिकरण होने लगा है। पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला कदम है सीबीआई का आरोपी विधायक को उसके घर से उठा लेना और दूसरा कदम है प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रधानमंत्री ने उन्नाव और कठुआ पर आज पूरे देश से कुछ कहा है और आज उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप सबको सुनना चाहिए, जो हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद हम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मिडनाइट राजनीति का विश्लेषण करेंगे। कठुआ और उन्नाव की घटनाओं को लेकर देश में बहुत गुस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लोगों की भावनाएं इस वक्त उफान पर हैं और कुछ नेता इन्हीं भावनाओं से अपना राजनीतिक स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। कल आधी रात को राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर एक कैंडल मार्च किया और मोमबत्तियां जला जलाकर सरकार को कोसा। 2018 की इन तस्वीरों को देखकर वर्ष 2012 की कुछ पुरानी तस्वीरें आज बहुत याद आ रही हैं। वो देश के आक्रोश की तस्वीरें थीं। तब आपको याद होगा निर्भया के गैंगरेप के बाद आम लोगों से लेकर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटी तक सब सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन तब लोगों की इस भीड़ में एक चेहरा था जो गायब था और वो चेहरा था राहुल गांधी का। 2012 की इन क्रांतिकारी तस्वीरों में आपको राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आएंगे क्योंकि तब वो सड़कों पर उतरे ही नहीं थे। तब उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन किया ही नहीं। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी अब विपक्ष में है, इसलिए उनके पास ये सांकेतिक राजनीति करने की भरपूर सुविधा है। आज हम इंडिया गेट पर मोमबत्ती जलाकर सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराने वाली इस राजनीति को आपके सामने एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जो काम उन्होंने निर्भया के समय नहीं किया वो काम अब कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस बार उन्होंने गलत किया, लेकिन हम ये जरूर सवाल उठा रहे हैं कि 2012 में निर्भया गैंगरेप के वक्त तब वो कहां थे। क्या उनके मापदंड बदल जाते हैं? जब अपनी सरकार होती है तो अलग मापदंड होते हैं और जब वो विपक्ष में होते हैं तो उनके मापदंड बदल जाते हैं। और इसके अलावा आज इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस व्यक्ति के सिर और आंखों पर गंभीर चोट के निशान हैं और आंखों के नीचे सूजन है। अस्पताल में लेटा हुआ यह इंसान इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। यह कोई नेता नहीं है, ना ही यह कोई सेलिब्रिटी है और ना ही यह कोई क्रिकेटर है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान है। इस जवान का नाम है मंजूर अहमद बेग। ये सेंट्रल कश्मीर में एक थाने में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। पिछले हफ्ते कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थीं और पत्थरबाजों की इसी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, यानी ये पत्थरबाजों के शिकार बन गए। आज मंजूर अहमद बेग आप सब से, पूरे देश से कुछ कहना चाहते हैं और इसीलिए जी न्यूज ने उनकी बातें आप तक पहुंचाने का फैसला किया। इस जवान की बातें सुनकर कश्मीर घाटी के भटके हुए युवा सही रास्ते पर लौट सकते हैं और आप सबको भी कश्मीर के सही हालात के बारे में अंदाजा होगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के कठुआ और यूपी के उन्नाव गैंगरेप केस में बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और बेटियों को न्याय मिलकर रहेगा। मोदी ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं से पूरा देश शर्मिंदा है। पिछले 2 दिन से जो घटनाएं चर्चा में हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती है। ये शर्मनाक है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इसके लिए शर्मसार हैं। वहीं SC/ST एक्ट मामले में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर देश को गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो निर्देश दिए हैं उसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में कोई देर नहीं हुई। देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस कानून को हमारी सरकार ने सख्त किया है उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। कांग्रेस और कांग्रेस कल्चर के सामने
आत्मसमर्पण करने वाले दलों के जाल में न फंसे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के उद्घाटन के मौके पर दिया। पीएम उद्घाटन करने के लिए मेट्रो से पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने मेट्रो में सफर कर रहे लोगों से बातचीत भी की। पीएम ने 21 मार्च 2016 को डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की आधारशिला रखी थी। उन्नाव गैंगरेप केस में सीबीआई की टीम ने रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर से आज लंबी पूछताछ की। सीबीआई ने कुलदीप सेंगर से पूरे घटनाक्रम को लेकर 21 सवाल पूछे। सीबीआई ने इस केस में निलंबित किए गए 6 पुलिसकर्मियों को भी हिरासत में लिया। सीबीआई ने पीड़ित के परिवार से भी 4 घंटे पूछताछ की। हमसे पूछा गया, फिर घटनाक्रम के बारे में पूछा गया, जो कि डिटेल में पूछा गया है, तो सारी चीजें हम जो है बता नहीं सकते। वहीं उन्नाव गैंगरेप केस में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्नाव गैंगरेप से जुड़े तीनों केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। पीड़िता का गैंगरेप, पिता की मौत और फर्जी केस की जांच सीबीआई करे। हाईकोर्ट ने 2 मई तक सीबीआई से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देने को कहा है। कल ही अदालत ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कठुआ गैंगरेप और हत्या के केस में आरोपियों के समर्थन में हुए प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने अपने इस्तीफे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा को सौंप दिए हैं। वहीं आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने अदालत से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि आखिर वकील कानून की राह में रोड़ा क्यों खड़ा कर रहे थे। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी को पीड़ित या आरोपी की ओर से पेश हो रहे वकील को रोकने का हक नहीं है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जम्मू और कश्मीर बार एसोसिएशन, जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कठुआ बार एसोसिएशन को नोटिस भेजा है। उन्हें ये नोटिस इसलिए भेजा गया क्योंकि वकील कथित तौर पर चार्जशीट को दायर होने से रोक रहे थे। क्राइम ब्रांच इस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है, लेकिन आरोप है कि जम्मू और कठुआ के वकील कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल पीडीपी की बैठक बुलाई है। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप के विरोध में कांग्रेस आज रात 9 जगहों पर मार्च निकाल रही है। पार्टी के नेता अजय माकन ने कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों से भी इस कैंडल मार्च में शामिल होने की अपील की थी। मार्च में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज के मार्च में हिस्सा लेंगे या नहीं। कांग्रेस ने कल भी कठुआ और उन्नाव गैंगरेप के विरोध में रात 12 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला था। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने आज चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता और फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर योंग जिटी से मुलाकात की। मुलाकात बीजिंग में हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। डोकलाम विवाद समेत हाल ही की लद्दाख घुसपैठ और अरुणाचल पर चीन के रुख को लेकर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। जून में प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने चीन जाएंगे। इससे पहले इसी महीने के अंत में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी चीन का दौरा करेंगी। दिल्ली पुलिस ने आतंकी दाऊद इब्राहिम के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार करके यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की हत्या की साजिश नाकाम की है। कॉल इंटरसेप्ट के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी बुलंदशहर से हुई। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स ने पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की वकालत करने की वजह से वसीम रिजवी की हत्या का प्लान बनाया था। राम के नाम पर मेरा खून बहाने की तैयारी हो रही है। दाऊद इब्राहिम है, यही सब मेन लोग हैं जो हिंदुस्तान में खुशहाली देखना नहीं चाहते। तीनों शूटर्स से दिल्ली में पूछताछ जारी है। वसीम रिजवी बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। बाबरी समेत 9 मस्जिदों की जमीन हिंदुओं को सौंपने को लेकर उनकी चिट्ठी पर भी काफी विवाद हुआ था। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज 3 और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। 15 साल के अनीश भारवाल ने 25 मीटर रैपिड फायर में गोल्ड जीता। अनीश कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के शूटर हैं। 50 मीटर राइफल पोजीशन 3 में तेजस्विनी सावंत ने भी गोल्ड जीता। इसी इवेंट में अंजुम मुदगिल ने सिल्वर जीता।
फ्री स्टाइल रेसलिंग में बजरंग पूनिया ने गोल्ड जीता, वहीं महिलाओं की फ्री स्टाइल रेसलिंग में पूजा ढांडा ने सिल्वर और दिव्या काकरन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिलाओं के टेबल टेनिस डबल्स में भारत को सिल्वर मेडल मिला। मई को ये पुरस्कार देंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। नवाज अब पार्टी में भी कोई पद नहीं संभाल सकेंगे। 5 जजों की सुप्रीम बेंच ने संविधान की धारा 61 के हवाले से नवाज पर सर्वसम्मति से रोक लगाई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है। फैसले के विरोध में कोर्ट के बाहर नवाज के पक्ष में नारेबाजी हुई। पनामा पेपर लीक मामले में फंसे नवाज शरीफ को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अयोग्य ठहराया था। इसके बाद नवाज को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवाज को अपनी पार्टी पीएमएलएन का अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा था। आज सबसे पहले हम राजनीति की दुनिया के एक मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब बलात्कारों पर राजनीति होने लगती है। नेताओं को बलात्कारों में वोट बैंक दिखाई देने लगता है और बलात्कार की खबर इस आधार पर हेडलाइन बनने लगती है कि लड़की का धर्म क्या था और बलात्कारियों का धर्म क्या था। आज हमारा देश उस स्थिति में पहुंच गया है जहां बलात्कारों का भी राजनीतिकरण होने लगा है। आपको भी कई बार बड़ा अजीब लगता होगा कि देश में बलात्कार तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ बलात्कार हेडलाइन में आते हैं और कुछ के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला कदम है सीबीआई का आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उसके घर से उठा लेना, और दूसरा कदम है प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रधानमंत्री ने उन्नाव और कठुआ पर क्या कहा, आज ये पूरे देश को सुनना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार विपक्षी नेता ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, प्रधानमंत्री को इन दोनों मामलों में अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। खास तौर पर इसकी 2 वजहें थीं। उन्नाव में जो आरोपी विधायक है वो बीजेपी का विधायक है, और दूसरा जो मामला है कठुआ का, जम्मू कश्मीर का, वहां बीजेपी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसलिए बीजेपी की जवाबदेही बनती है, और इसीलिए विपक्ष के नेता लगातार ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को इसके बारे में पूरे देश को बताना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, और आज प्रधानमंत्री ने यही किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए गैंगरेप और मर्डर के बाद बीजेपी सवालों के घेरे में थी। उन्नाव में तो खुद बीजेपी के ही विधायक पर आरोप लगे हैं, और कठुआ जो कि हम आपको बता रहे हैं वहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है पीडीपी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार पर इस विधायक को बचाने के आरोप लगे, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार में बीजेपी के कोटे से बनाए गए 2 मंत्रियों पर भी कठुआ गैंगरेप के आरोपियों का साथ देने का आरोप लग रहा था, और ये मंत्री गैंगरेप के आरोपियों के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे थे। और इन दोनों मंत्रियों के नाम है उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा और वन मंत्री लाल सिंह। लेकिन अब से कुछ देर पहले इन दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का सख्त बयान। आज शाम प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों घटनाओं में जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और उनके इस बयान के कुछ देर के बाद ही जम्मू कश्मीर सरकार के इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। पिछले 24 घंटों में इस तरह की सख्त कार्रवाई उन्नाव में भी हुई है। उन्नाव गैंगरेप केस की जांच अब सीबीआई को दे दी गई है, और केस हाथ में आते ही सीबीआई ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस दर्ज किया, और उसे कल रात को ही उसके घर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। सीबीआई कुलदीप सिंह सेंगर से लगातार पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ इस वक्त भी चल रही है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सख्त बयान सुनना चाहिए, जिसके बाद विपक्ष की राजनीति की हवा निकल गई। पिछले 2 दिन से जो घटनाएं चर्चा में हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती है। ये शर्मनाक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के भविष्य के लिए बलिदान कर दी, ये उनके बलिदान का अपमान है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इसके लिए शर्मसार है। देश के किसी भी राज्य में,
किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। हमारे समाज की इस आंतरिक बुराई को खत्म करने का काम हम सबको मिलकर के करना होगा। और आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में मेरा पहला भाषण लाल किले की प्राचीर से था और लाल किले से बोलने का साहस मैंने किया था। और मैंने पहले मेरे भाषण में कहा था, और मैंने कहा था, हम लड़की को तो पूछते हैं, देर से घर आई तो पूछते हैं कहां गई थी, कहां थी, क्यों देर से आई। मैंने कहा कि लड़कियों पूछने वाले माँ बाप से मैं कहने चाहता हूं, अपने लड़कों से पूछो वो कहां गया था, रात देर से क्यों आया। ये माताओं बहनों पर जो जुल्म होते हैं, किसी न किसी माँ का वो बेटा होता है। और इसलिए एक सामाजिक संवेदना, ये हम सबका दायित्व बनता है। हम सब ने मिलकर के हमारी समाज की बुराइयों से लड़ना है और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा हो, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और भारत सरकार उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए कोई कोताही नहीं होने देगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के उद्घाटन के मौके पर दिया। यह अच्छा मौका था देश को इस बारे में बताने का। इस मेमोरियल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेट्रो से पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मेट्रो में सफर कर रहे आम लोगों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने 21 मार्च 2016 को डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की आधारशिला रखी थी। और आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब हमने उन्नाव गैंगरेप केस का विश्लेषण किया था, तब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही बयान भी आपको सुनवाया था, दिखाया था, जो उन्होंने लाल किले से दिया था। और आज अपने उस भाषण में किया है। राजनीति में जनभावनाओं का बड़ा महत्व होता है। अच्छा राजनेता वो माना जाता है जो जनभावनाओं को समझता है। आसान भाषा में कहें तो एक कुशल नेता की पकड़ जनता की नब्ज पर हमेशा रहती है। उन्नाव गैंगरेप केस में 2 सरकारों की तरफ जनता और मीडिया की निगाहें लगी हुई थी। एक थी राज्य सरकार, जिसकी पहली जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और दूसरी थी केंद्र की मोदी सरकार। दोनों में समानता यह है कि दोनों बीजेपी की सरकारें हैं। अब दोनों सरकारों ने इस मामले पर किस तरह एक्शन लिया और कैसे दोनों सरकारों की चाल बिल्कुल अलग थी, यह आज समझने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 11 अप्रैल को रात 9 बजे एसआईटी की रिपोर्ट मिल गई थी। 11 अप्रैल को रात 11 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव मामले की सीबीआई से जांच करवाने का फैसला किया, यानी यह तय किया कि इस मामले को सीबीआई को दे देते हैं। अगले दिन यानी 12 अप्रैल को दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी गई। और यही वो समय है जब पता चलता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रवैये में कितना बड़ा फर्क है। जिस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले कई महीनों से माननीय विधायक से पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उसी मामले में सिर्फ 5 घंटे के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूर कर लिया। और सीबीआई जांच की मंजूरी के सिर्फ 11 घंटे के अंदर ही इस विधायक को सीबीआई ने उसके घर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। विधायक को गिरफ्त में लेने से पहले सीबीआई ने जो योजना तैयार की, उस पर भी आज गौर करना चाहिए। 12 अप्रैल को ही सीबीआई जांच की मंजूरी मिली थी और उसी दिन रात 9 बजे के आसपास सीबीआई ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए। सीबीआई के अधिकारियों ने विधायक पर शिकंजा कसने की बहुत पुख्ता रणनीति तैयार की। सबसे पहले सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस से इस मामले की पूरी जानकारी ली। सीबीआई ने फौरन अलग अलग टीमें बनाई और रात भर विधायक की लोकेशन के बारे में जानकारियां इकट्ठा की। इस बीच सीबीआई की टीम लखनऊ में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के कुछ करीबी विधायकों के घर पर भी पहुंच गई। जिस अस्पताल में कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी का इलाज चल रहा था, उस अस्पताल में भी सीबीआई की एक टीम चली गई। और आज सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास, आप ये भी कह सकते हैं कल रात को, सीबीआई को कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन के बारे में पता चल गया
और सीबीआई सुबह 4 बजे लखनऊ में कुलदीप सिंह सेंगर के आवास पर पहुंच गई और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। 4:30 बजे सुबह सीबीआई की टीम आरोपी विधायक को लेकर लखनऊ के सीबीआई मुख्यालय पहुंच गई, जहां लगातार अब तक यानी इस वक्त भी कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ चल रही है। यानी सीबीआई ने कुछ ही घंटों में कार्रवाई करके दिखाई। सीबीआई की 2 और टीमें आज ही उन्नाव गई हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार से मामले की जानकारी हासिल की और इसके अलावा सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की है। और इन सब कामों के बीच सीबीआई सबूत भी इकट्ठा करती रही। आपने सीबीआई के काम करने का तरीका तो देख लिया, यानी अगर सरकार चाहे तो सीबीआई से तेजी से काम करवा सकती है। अब जरा उत्तर प्रदेश की सरकार के काम करने के तरीके पर भी गौर कीजिए। पीड़ित लड़की ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की। जब वो नहीं मिले तो लड़की ने 8 अप्रैल को लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। दूसरी तरफ जब पीड़ित लड़की के पिता के साथ विधायक के भाई और उसके साथियों ने मारपीट की तो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और पीड़ित लड़की के पिता के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया और पीड़ित लड़की के पिता को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। इसके बाद 9 अप्रैल को लड़की के पिता की मौत हो गई। जब लड़की के पिता की पिटाई हो रही थी उस वक्त पुलिस बचाने नहीं आई। जब कार्रवाई हुई उसमें भी सिर्फ लड़की के पिता पर कार्रवाई हुई और एमएलए के भाई पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एमएलए की तरफ से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यानी ये मामला करीब 1 हफ्ते से चर्चा में बना रहा। और आपको ये भी याद होगा, पहले एमएलए के पक्ष से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बाद लगातार मीडिया में इसकी कवरेज आती रही और दबाव में आकर फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आखिर में एमएलए के भाई को गिरफ्तार किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। योगी सरकार की विश्वसनीयता पर टिप्पणियां की जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी ये कह दिया था कि विधायक के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसी मामले में सीबीआई ने 12 घंटे के अंदर ही इस विधायक पर कार्रवाई की है। सीबीआई की इस तेज कार्रवाई का राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, ये भी आज समझने वाली बात है। बीती रात 12 बजे जिस मकसद से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के इंडिया गेट पर मार्च निकाल रहे थे, उस मकसद की आज इस कार्रवाई की वजह से हवा निकल गई, क्योंकि जब रात में राहुल गांधी ये मार्च पर निकले थे उसी वक्त सीबीआई भी एमएलए को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए निकल चुकी थी। यानी राहुल गांधी की मिडनाइट मार्च वाली पॉलिटिक्स सीबीआई ने डिफ्यूज कर दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस देश की दुर्दशा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं बल्कि सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। समाज का यही दोहरा चरित्र कठुआ में हुए गैंगरेप और मर्डर की घटना में देखने को मिल रहा है। कठुआ में 8 साल की बच्ची के गैंगरेप और मर्डर के खिलाफ 3 महीने के बाद अब जाकर देश जागा है। पूरे देश में अब जाकर प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सब अपना आक्रोश अब जाकर दिखा रहे हैं, जब यह पता चला कि लड़की का धर्म क्या था और बलात्कारियों का धर्म क्या था। लेकिन 3 महीने से सब खामोश थे। कोई सड़कों पर मिडनाइट मार्च करके विरोध कर रहा है आजकल, तो कोई सोशल मीडिया पर पीड़ित लड़की के पक्ष में हाथों में पोस्टर लेकर तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ करना बहुत आसान है। इन विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर आज से 5.5 साल पहले की यादें ताजा कर दी हैं। आपको भी वो तस्वीरें जरूर याद होंगी, हम आपको याद कराते हैं। ये तस्वीरें देखिए, दिसंबर 2012 की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर एक गैंगरेप हुआ था और इस गैंगरेप ने देश के मन में मौजूद आंदोलन की चिंगारी को एक आग में तब्दील कर दिया था। लोग हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और बदलाव की मशाल जला रहे थे। उस वक्त सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश गुस्से में था, क्योंकि दिल्ली की एक बेटी के साथ एक चलती बस में 6 लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। सामूहिक बलात्कार की इस वारदात को देश निर्भया गैंगरेप के नाम से जानता है। आपने भी, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, इस घटना के बारे में जरूर सुना होगा। हर देशवासी के दिल और दिमाग में 16 दिसंबर 2012 की यह तारीख एक जख्म के निशान की तरह मौजूद है। लेकिन उस दौर के विरोध प्रदर्शनों में एक व्यक्ति गायब था और वो है राहुल गांधी। आप इन तस्वीरों में राहुल गांधी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आपको इन तस्वीरों में राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की सारी राजनीतिक भावनाएं
तब छुट्टी पर थीं क्योंकि राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हुए ही नहीं थे। एक दिन के लिए भी नहीं, एक घंटे के लिए भी नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष थे, मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो कभी भी इन प्रदर्शनों में एक मिनट के लिए भी शामिल नहीं हुए, शायद इसलिए क्योंकि तब उनकी सरकार थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए उनके पास रेप की घटनाओं के खिलाफ कैंडल मार्च करने की भरपूर सुविधा है। कल रात इंडिया गेट पर अंधेरे में राजनीति के नए रंग बिखर रहे थे। कल रात 9:39 पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लोगों को आधी रात पर इंडिया गेट पहुंचने के लिए कहा। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता उनके इस ट्वीट का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद तुरंत इंडिया गेट पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हाथों में मोमबत्तियां लेकर मिडनाइट वाली राजनीति करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता इंडिया गेट पर पहुंच चुके थे। इन कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की ऐसी भीड़ भी थी जो सेल्फीज लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो कैंडल मार्च था कितना गंभीर था और कितना राजनीतिक था। राहुल गांधी के साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी वहां पर मौजूद थे। आपको यहां याद दिला दें कि जब निर्भया केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, तब ना तो प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरी थी और ना ही रॉबर्ट वाड्रा तब सड़कों पर नजर आए थे, लेकिन इस बार ये दोनों आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मीडिया के कैमरों के सामने आ चुके थे। करीब 1.5 घंटे ये मार्च निकाला गया और फिर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जलती हुई मोमबत्तियों और भावनाओं को वहीं पर छोड़कर अपने घर चले गए। सोशल मीडिया में कांग्रेस के पक्ष में कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे और रेप कांड के खिलाफ शुरू हुआ कांग्रेस का यह प्रदर्शन ऐसे हैशटैग्स के साथ ही समाप्त हो गया। अक्सर ऐसे प्रदर्शनों में हैशटैग के ट्रेंड होने को उस मुहिम की सफलता मान लिया जाता है, जबकि जमीनी हकीकत इससे उल्टी होती है। लोगों के दिलों में भावनाएं ट्रेंड करती हैं, हैशटैग नहीं। इस आवाज में इंसाफ की मांग कम और राजनीति का शोर बहुत ज्यादा है। आज हिंदुस्तान की महिलाओं को डर लग रहा है। कभी बच्ची को, कभी महिला को मारा जाता है, रेप किया जाता है। न्याय की लड़ाई में पूरा देश साथ है, लेकिन रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री सो जाए तो कांग्रेस को तो ये काम करना ही होगा, प्रधानमंत्री को जगाने का। देश की 2 बेटियों को इंसाफ दिलाने के बहाने कांग्रेस का सियासी स्टंट। रेप की वारदात के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आधी रात को इसे राजनीति का हथियार बना लिया और कांग्रेस के नेताओं को इंसाफ वाले मार्च के बहाने सत्ता पर हमला करने का मौका दे दिया। जो गुनाहगार हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्यों सरकार के मंत्री उनको मदद कर रहे हैं? भाजपा से बेटी बचाओ, देश को ये मालूम नहीं था कि बेटी बचाओ एक चेतावनी है, नारा नहीं। मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जो लाल किले से उन्होंने ऐलान किया था कि हम 0 टॉलरेंस रखेंगे महिला अत्याचार और रेप के खिलाफ, उस 0 टॉलरेंस का क्या हुआ? आज वो मौन धारण क्यों करे हुए? पिछले कई दिनों से देश के मीडिया चैनलों पर उन्नाव और कठुआ में हुई रेप की वारदात वाली खबरों से लोगों के मन में दुख और आक्रोश की भावनाएं पैदा हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने लोगों के गुस्से की रेकी की और सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले मार्च की स्क्रिप्ट लिख दी गई। रात 11:30 बजे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट होकर इंडिया गेट की तरफ चल दिए। करीब रात 12 बजे इंडिया गेट पर पहुंचकर जिसे जहां जगह मिली वो वहीं धरने पर बैठ गया, गंभीर, शांत और कभी गुस्से के अंदाज में। जिस वजह से आप यहाँ आए हैं उस वजह के बारे में सोचिए, आप क्या कर रहे हैं। अब आप चुपचाप से खड़े होकर चलेंगे, जिसको धक्का मारना है घर चले जाए। लोगों को लगा कि तैयारी अधूरी है, इसलिए अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन समय की कमी नहीं, सियासत की जल्दबाजी थी जिसमें राहुल गांधी एंग्री यंग मैन की भूमिका निभा रहे थे।
पत्रकारों के सवाल का जवाब देना हुआ तो गाड़ी की छत पर बैठ गए, लेकिन इस सवाल के जवाब को टाल गए कि यह गुस्सा 2012 में निर्भया कांड के वक्त कहां था। सुनिए सुनिए बात सुनिए, ये नेशनल मामला है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। ये हमारी महिलाओं का मामला है कि देश में महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हत्या के, बलात्कार के, वायलेंस के, उसके खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। आज हिंदुस्तान की महिलाओं को डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। जहां भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कभी बच्ची को, कभी महिला को मारा जाता है, रेप किया जाता है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले को रिजॉल्व करे कि हिंदुस्तान की महिला शांति से सड़क पे उतर पाए, अपनी जिंदगी शांति से जी पाए। मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर करने वाले कांग्रेस के ये नेता 2012 में निर्भया गैंगरेप के वक्त सरकार का चेहरा छिपा रहे थे, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, इसलिए अब रात के अंधेरे में सियासी रोशनी तलाशी जा रही है। जब निर्भया कांड हुआ था तो हम सब समझते थे कि इतनी मजबूती से लोग बाहर सड़कों पर निकले हैं, बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी के बुलाए लोग खुद निकल कर आए हैं और इसका एहसास होगा लोगों को और ऐसा फिर नहीं होगा। लेकिन ऐसा फिर हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ और अब की बार फिर ऐसा हुआ है जिससे लगता है कि हमारा पूरा समाज हिल गया है और हमको ऐसा लगता है कि आज के बाद हमारा कल कैसा होगा। जिस तरह से आज 2 नन्ही बच्चियों के साथ ये हुआ है और जिस तरह से ये हादसा हमने देखा है, अगर आज हम इस दुख को भी नहीं व्यक्त कर पाए और इसके बाद हमारा कोई संकल्प बन सके, उसका हम प्रयास नहीं कर पाए तो हम इंसान नहीं होंगे। चुप्पी टूटनी चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठे, लेकिन जब इस चुप्पी का सियासी बंटवारा हो जाता है तो यह सवाल तो उठेगा ही कि जो लड़ाई हर दिन लड़ी जानी चाहिए उसके लिए सिर्फ एक आधी रात का दिखावा क्यों। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कानून और प्रशासन अपना विधिवत संविधान की मर्यादा में रहकर काम करे। ये अपील भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों ने समाज के की है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं कि इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, वो राजनीतिकरण अपेक्षित भी है क्योंकि सत्ता की गलियारों में सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के कई प्रयोग, इस प्रकार के कई चलन राजनीति में प्रचलित हैं। आज से 5 साल 4 महीने पहले दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप कांड के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। इस गैंगरेप ने देश के मन में मौजूद आंदोलन की चिंगारियों को भड़काकर आग बना दिया था। लोग हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर कभी खामोशी के साथ तो कभी नारेबाजी करते हुए सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और बदलाव की मशाल जला रहे थे। तब ऐसा लग रहा था कि महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ पूरा देश जाग गया है, लेकिन वक्त बीतने के साथ सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस वक्त जो नेता मीडिया के कैमरों से बच रहे थे वो आज कैमरों के सामने खड़े थे। देखिए, मिडनाइट धक्का मुक्की फाइट सबने देखी है। अब इस तरह का मिडनाइट एडवेंचर करके अगर किसी को लगता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने में कामयाब होगा तो ये उसकी गलतफहमी है। और इस तरह की जो मिडनाइट धक्का मुक्की फाइट है उसके माध्यम से अगर वो चाहते हैं कि जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है एक के बाद एक, उसकी नकारात्मक सोच की वजह से उसको थोड़ा सा कोई राहत मिलेगी, तो वो भी नहीं होने वाली है। ये जो लोग शोर मचा रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं वो घड़ियाली आंसू हैं महिलाओं के लिए, और जो रात को कैंडल मार्च कर रहे हैं उनको भी याद रखना चाहिए तंदूर कांड आप ही के उसमें हुआ था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो हुआ और जो हो रहा है, पूरा देश उसके खिलाफ है। आरोपी गिरफ्तार हो, पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन क्या मौके की राजनीति तलाशने वाले सियासी हंगामे से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि मौके की राजनीति आधी रात को सियासी फायदे का उजाला तलाश रही है। विशाल पांडे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।
निर्भया के गैंगरेप के बाद जब प्रदर्शन होते थे सन 2012 में और 2013 में, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि शायद अब देश बदल जाएगा, भारत में अब बलात्कार नहीं होंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और पूरा समाज और सिस्टम ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगा। लेकिन वो 2012 था और अब 2018 चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। ये कानूनी समस्या तो है ही, ये एक सामाजिक समस्या भी है और आपने देख लिया कि सब कुछ करके देख लिया सिस्टम ने, लेकिन कुछ बदला नहीं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जब किसी प्रदर्शन या मुहिम को कवर करने के लिए ढेरों टीवी कैमरे होते हैं, न्यूज़ चैनल्स के कैमरे होते हैं, तो वहां हजारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं। नेता भी ऐसे मौकों का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं और मीडिया के कुछ पत्रकार ऐसी घटनाओं की कवरेज करके महान भी बन जाते हैं, अवार्ड भी जीत लेते हैं। लेकिन जिस समस्या को दूर करने के लिए ये सब कुछ होता है, वो समस्या वैसी की वैसे ही बनी रहती है। 2012 में भी ऐसा हुआ था और अब भी यही हो रहा है। क्या हमारे देश में आंदोलन सिर्फ कैमरे के सामने अपना एजेंडा चमकाने के लिए होते हैं? क्या सिर्फ हेडलाइन का हिस्सा बनने के लिए और अखबारों में तस्वीर और अपना नाम छपवाने की चाह में आंदोलन और क्रांति जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? आखिर कोई मुद्दा या कोई घटना मीडिया और नेताओं के लिए कैसे बड़ी या छोटी हो जाती है? किस आधार पर मीडिया और नेता किसी घटना को बड़ा बना देते हैं और किसी घटना पर ध्यान भी नहीं देते, ये कभी समझ में नहीं आया किसी के। अगले विश्लेषण की शुरुआत हम एक तस्वीर से करेंगे। इस व्यक्ति के सिर और आंखों पर गंभीर चोट के निशान हैं। अस्पताल में लेटा हुआ यह इंसान इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई क्रिकेटर भी नहीं है, इसलिए मीडिया इस इंसान के पास शायद दूर दूर तक भी आपको नजर नहीं आएगा। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर है और इसकी ऐसी दुर्दशा करने वाले भी इसी राज्य के नागरिक हैं जहां ये काम करते हैं। इनका नाम मंजूर अहमद बेग है, जो सेंट्रल कश्मीर में एक थाने में, पुलिस थाने में SHO के पद पर तैनात हैं। थाना अध्यक्ष कहते हैं इनको। पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही मंजूर बेग अपने साथियों के साथ कश्मीर घाटी के एक इलाके में रूटीन फील्ड इंस्पेक्शन के लिए निकले थे। लेकिन हर शुक्रवार की ही तरह पिछले हफ्ते भी कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में पत्थरबाजी हो रही थी और पत्थरबाजों की इसी भीड़ ने मंजूर बेग और उनके साथियों पर हमला कर दिया। हमला कितना उग्र और हिंसक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के बावजूद कई पत्थर गाड़ी के अंदर आ गए और इसी दौरान मंजूर बेग की आंख और सिर पर गंभीर चोटें आईं। फिलहाल उनकी स्थिति यह है कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी लगभग जा चुकी है। सिर में चोट के अलावा उनकी नाक में फ्रैक्चर है और वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंजूर अहमद बेग को कश्मीर घाटी में हो रही पत्थरबाजी और भटके हुए युवाओं की सोच ने काफी गहरी चोट पहुंचाई है। उनके शब्दों में कहें तो ये चोट उनके शरीर पर लगी चोट से भी ज्यादा दर्दनाक है। जी न्यूज की टीम उनसे बात करना चाहती थी ताकि हम कश्मीर घाटी में जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभाने वाले सुरक्षा बलों की मनोदशा आपको बता सकें, समझा सकें और उनकी बातें आप तक पहुंचा सकें। हालांकि इसके लिए हमें लगभग 10 घंटों का इंतजार करना पड़ा। हम जानते थे उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनसे बातचीत की जा सके, लेकिन वो देश तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमारी कोशिशों के बाद वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को भी धर्म के चश्मे से देखा जाता है और उस पर राजनीति की जाती है। आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाए जाते हैं और पत्थरबाजों के मानवाधिकारों की बातें की जाती हैं। लेकिन भारत के सुरक्षा बलों के मानवाधिकार की बात कोई नहीं करता। जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, CRPF हो, सेना हो, BSF हो या कोई और सुरक्षा बलों के जवान, पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए सीने पर ये सब गोलियां खा रहे हैं, लेकिन किसी के पास इनकी बात सुनने का, इनका दर्द समझने का समय नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश के मीडिया ने पत्थरबाजों के इंटरव्यू तो बड़े चाव से चलाए, बड़े चाव से लिए, लेकिन पत्थरबाजों की वजह से घायल हुए जवानों के घाव देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। ये रिपोर्ट उनके जख्मों पर आधारित है। ये जख्म उन्हें उनके अपनों ने ही दिए हैं। आज आप सबको मंजूर अहमद बेग की बातें सुननी चाहिए।
इनकी बातें सुनकर कश्मीर घाटी के भटके हुए युवा शायद सही रास्ते पर लौट सकते हैं और आप सबको पत्थरबाजों की असलियत के बारे में भी पता चल जाएगा। जिस दिन हालात ख़राब होते हैं उस दिन बाकी जो मुलाजिम है वो घरों में होते हैं, हमें उस दिन भी पत्थर ही खाने पड़ते हैं। गाड़ी के अंदर एक पत्थर आया जो मेरे हेड के ऊपर लग गया पत्थर। फिलहाल तो एक आंख से कुछ दिख नहीं रहा है। पथराव से कोई मसला हल नहीं होगा। हड़ताल की ही जद में जाकर पढ़ाई से रह जाएंगे हमारे बच्चे। ये वो हैं जो हाथों में पत्थर लेकर इंसान और इंसानियत को जख्म देते हैं। ये वही पत्थरबाज हैं जो अपने ही राज्य के सुरक्षा बलों को जिंदगी और मौत से संघर्ष करने को मजबूर करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के SHO मंजूर अहमद बेग से बेहतर कौन समझ सकता है। ये व्यक्ति आज जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। आंखों में सूजन, चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी, सिर पर चोट के निशान, कपकपाते हुए होंठों से निकली वो बातें जो आज पूरे देश को भीतर तक हिला कर रख देंगी। जो मेरे पैगंबर है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ही एक बात कहूँगा। उन्होंने फरमाया है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जो मारा जाएगा उसको पता नहीं होगा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, और जो मारेगा उसको पता नहीं होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ उसको। पत्थर फेंकने वालों के पत्थर आज पिघल कर गिर जाएंगे। आजादी की मांग करने वाले आज शर्मिंदा हो जाएंगे। अलगाववादियों और आतंकवादियों को हीरो की तरह पेश करने वाले भी आज सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक बेटा जिसकी उम्र 39 साल है, वो आज पूरे देश को घाटी की सच्चाई बताना चाहता है। मंजूर अहमद बेग कुछ दिन पहले कश्मीर घाटी के एक इलाके में अपने साथियों के साथ रूटीन फील्ड इंस्पेक्शन के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पत्थरबाजों का एक झुंड उन पर साक्षात यमराज बनकर टूट पड़ेगा। उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसके बावजूद एक पत्थर सीधे उनके सिर और आंखों पर आकर लगा। हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें पहले SI कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया। अगर समय रहते उन्हें यहाँ न लाया जाता तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। आज वो जीवित जरूर हैं, लेकिन एक एक सांस के लिए अभी भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको सीधे मंजूर से मिलवाते हैं। 39 साल के मंजूर अहमद बेग पत्थरबाजों का शिकार हुए और आज एम्स में भर्ती हैं। मंजूर, अगर हम बहुत छोटे में आपसे समझना चाहें कि आपको क्या याद है जिस दिन यह हादसा हुआ, क्या हुआ था? नॉर्मली था सारा कुछ। तो एक जगह से सूचना आ रही थी कि वहाँ कुछ लोग सड़क बंद कर रहे हैं, शायद पथराव के लिए उतर आएंगे। वहाँ गए तो लेकिन वहाँ पर हमें देखकर नॉर्मल रह गया सारा कुछ। वहाँ से वापस आए तो एक जगह पहुँचे तो गाड़ी के अंदर एक पत्थर आया जो मेरे हेड के ऊपर लग गया पत्थर, तो मैं इंजर्ड हो गया। आंखों पर भी आपके काफ़ी चोट है, तो आंखों को भी नुकसान पहुंचा? फिलहाल तो एक आंख से कुछ दिख नहीं रहा है।
जम्मू कश्मीर की फिजाओं में अलगाववाद का जहर फैलाकर पत्थरबाजों की फौज खड़ी करने वाले सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक जैसे नेताओं की जहरीली बातें तो पूरे देश ने सुनी हैं। गिड़गिड़ाकर दुआएं करनी चाहिए कि बारी इलाहा पाकिस्तान की हिफाजत करे। पत्थरबाजों और आतंकवादियों की बातें भी सब करते हैं, लेकिन घाटी की सुरक्षा में तैनात राज्य के उन बेटों का क्या उन्हें अपनी बात कहने का हक नहीं है? जो वो हमारे बच्चे हैं, दे आर इन ए यंग एज, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। देखिए, एक एज ऐसी होती है 15 से 25 तक, जिस एज में आपको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। 25 के बाद आप अपना करियर बनाने की फिक्र में लगते हैं। उस दौरान आप जो काम करते हैं वो तो उनमें से 90% गलत ही होते हैं। तो वही हालात वहाँ पर बने हुए हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि पथराव से कोई मसला हल नहीं होगा। तो बदकिस्मती है हमारी। अब आप खुद सोचिए, इस पुलिस वाले के दिल में अभी भी उन पत्थरबाजों के लिए नफरत नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि घाटी के युवा जिस गलत रास्ते पर भटक गए हैं उससे वापस लौट आएं। हमें इस वक्त कंसंट्रेट करना चाहिए था एजुकेशन की तरफ। तो हमारे बच्चे ये साल भी शायद हड़ताल की ही जद में जाकर पढ़ाई से रह जाएंगे हमारे बच्चे। मंजूर, एक पुलिस ऑफिसर होने के अलावा आपकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, उनकी एजुकेशन को लेकर एक आम इंसान की तरह, कश्मीर में रहने वाले आम इंसान की तरह आपको भी फिक्र होती होगी कि इनका भविष्य कैसा होगा। My prophet has said the best thing which a father gives to his children is education. So education के बगैर तो मैं अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकता हूँ। Education is the first and the last thing which I want to provide to my children and to those who are destitute. और वो आप उन हालात में कितनी दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 3 साल से तो हमारे बच्चे घरों में ही बैठे हैं। मंजूर, आपने कहा कि 15 से 25 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें ये पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कितनी तादाद है ऐसे लोगों की जो वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो आप जैसे लोगों को अपना काम करने से रोक रहे हैं, बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं, और वजह क्या आप उसके पीछे देखते हैं? उसकी, मैं तो एक पुलिस वाला हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए ब्रेड और बटर के लिए बाहर निकला हूँ। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो इस बारे में तो पॉलिटिकल लेवल पर ही कोई सलूशन देखना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, SHO के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर संभालना, एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देना कितना मुश्किल है ऐसे हालात में, डे टू डे का सर्वाइवल? देखिए, मैं आपको शॉर्ट में यही बताऊंगा कि देयर आर hundreds of departments in the valley. When there is an हड़ताल call, everybody resorts at his home except the policeman. पुलिस वाला ड्यूटी देता है, बाकी सब जितने भी मुलाजिम हैं सरकारी 90% उनमें से घर में ही होते हैं। हमें तो ड्यूटी उसी वक्त हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हालात ख़राब होते हैं। हमें उस दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। जिस दिन हालात ख़राब होते हैं उस दिन बाकी जो मुलाजिम हैं वो घरों में होते हैं, हमें उस दिन भी पत्थर ही खाने पड़ते हैं। आप खुद श्रीनगर से हैं, आप पुलिस वाले होने के अलावा वहाँ के बाशिंदे हैं। आप इस वक्त कोई संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिनका पत्थर आपको भी आकर लगा उस पुलिस वैन के अंदर जो बुलेट प्रूफ मानी जा रही थी? मैं तो यही कहूँगा कि जिसने मेरे ऊपर पत्थर मारा है वो तो छोटा बच्चा होगा, ठीक है, उसको पता नहीं होगा। शायद इस वक्त उसे एहसास हुआ होगा कि मैंने क्या कर दिया कि किसी की जान चले जाने के करीब तक थी। तो मैसेज तो मेरा यही है, एजुकेशन 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 इज़ द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एक सच ये भी है कि जम्मू कश्मीर का हर युवा पत्थर नहीं फेंकना चाहता। घाटी की शांति खराब करने वालों की संख्या सिर्फ 10 से 15% या उससे भी कम होगी, और उनमें भी कई ऐसे होते हैं जो उस भटकी हुई भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल डर तो लगा रहता है। जब भाई सुबह घर से निकलते तो ये नहीं पता होता है कि शाम वापस आएंगे भी या नहीं, जिस हिसाब से हालात है वहाँ पे आजकल।
आप लोग एक नागरिक के तौर पर, बाशिंदे के तौर पर वहाँ किस तरह की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? बिल्कुल हालात सामान्य हैं जैसे दिल्ली में या और शहरों में लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बड़ी बदकिस्मती है कि हम आज के ये हालात से गुजर रहे हैं। तो ये तो दुख की बात है कि एक कश्मीरी को ही पत्थर मारता है। अभी तो कंडीशंस इम्प्रूव, ये रिकवरी कर रहे हैं ठीक से। तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से तो अभी ठीक है। अभी राइट आई का विजन का भी पता नहीं है, देखते आगे क्या होता है। प्रेयर्स की ज़रूरत है, होप करते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम इनको घर ले जाएं। बच्चे घर वाले सब याद करते हैं? बच्चे सारे, न कि बच्चे घर वाले बल्कि पूरी वैली से इनका वेट कर रही है कब ठीक से घर आ जाएंगे। तो जी न्यूज़ को भी इंतज़ार रहेगा कि मंजूर वापस लौटें, अपनी ड्यूटी को फिर से अंजाम दें, वापस उसी वैली में लौटें और वो पत्थरबाज जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, शायद आज उनकी बात सुनकर एक बार तो उनका दिल ज़रूर पसीजा होगा, जिन्हें उन्होंने ये कहकर माफ़ कर दिया कि वो बच्चे हैं, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। इस दौर में हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में अगर जीना है कोहराम मचा दो। जम्मू कश्मीर में नफरत और देशद्रोह का एजेंडा चलाने वाले पत्थरबाजों और अलगाववादी नेताओं ने कलम की ताकत को कमजोर करने की कोशिशें की हैं और घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ाकर न सिर्फ उनका भविष्य तबाह किया है, बल्कि घाटी का सुख चैन भी छीना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 4,800 से ज्यादा घटनाएं हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों के 11,500 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए और घायल होने वालों में सबसे बड़ी संख्या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की थी। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 9,600 से ज्यादा जवान पत्थरबाजी में घायल हो चुके हैं और इन्हें चोट पहुंचाने वाले लोग पाकिस्तान से नहीं आए थे, बल्कि ये वो लोग हैं, ये वो युवा हैं जो मुट्ठी भर अलगाववादियों और पाकिस्तान के एजेंडे को समझ नहीं पा रहे और बहक गए हैं। हालांकि कश्मीर घाटी में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। वहां रहने वाले 95% लोग आज भी अमन चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने धरती के स्वर्ग को नर्क बना रखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप तक सिर्फ पत्थरबाजों की कहानियां पहुंचती हैं, आप तक सिर्फ पत्थरबाजों के इंटरव्यू पहुंचते हैं और आप तक सिर्फ वो खबरें पहुंचती हैं जो ये बताती हैं कि पत्थरबाजों पर पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने कितने अत्याचार किए, कितनी बेरहमी से पत्थरबाजों को पीटा। लेकिन आप तक सुरक्षा बलों को कितनी चोटें लगती हैं, जवानों को कितनी चोट लगती हैं, कितने जवान मारे जाते हैं, अस्पताल में उनके साथ क्या होता है, उनके परिवार किस स्थिति से गुजरता है, ये खबरें आप तक कभी नहीं पहुंचती और आज हमारी यही कोशिश थी। देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। आज वर्ष 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ब्रिटिश सेना के अफसर जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने 10 मिनट की फायरिंग के दौरान करीब 1,650 गोलियां चलाईं। इस फायरिंग की वजह से 379 लोग मारे गए थे। हालांकि गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस घटना में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस घटना के बाद जनरल डायर को कोई कड़ी सजा नहीं दी गई, हालांकि उसे समय से 2 साल पहले रिटायर कर दिया गया था। इसे आप छोटी मोटी सजा भी शायद नहीं मानेंगे। सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान द्वारा कब्जे की साजिश को नाकाम करने के लिए 1984 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। यह मिलिट्री ऑपरेशन अपने आप में इसलिए भी बहुत खास था क्योंकि यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में किया गया था। उस समय की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना 17 अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की साजिश कर रही थी। इसे रोकने के लिए भारतीय सेना के लगभग 300 जवानों ने इस ग्लेशियर की चोटियों और दर्रों पर अपनी पोजीशन पहले से ही ले ली थी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून की अगुवाई में चलाया गया ये ऑपरेशन सफल रहा और पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत के नियंत्रण में आ गया था। वर्ष 1796 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में एक हाथी देखा गया था जो भारत से ही वहां भेजा गया था। जेकब क्राउनेन शील्ड नामक समुद्री व्यवसायी ने इस हाथी को कोलकाता से न्यूयॉर्क भेजा था और इसे अमेरिका में एक सर्कस कंपनी के हवाले कर दिया गया था। और वर्ष 1960 में आज ही के दिन दुनिया का
पहला सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अमेरिका में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट सिस्टम का नाम था ट्रांजिट 1B। अमेरिकी नौसेना ट्रांजिट 1B का इस्तेमाल अपनी सबमरीन्स के लिए लोकेशन की सटीक जानकारी जुटाने के लिए करती थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और धरने प्रदर्शन और नारेबाजी पर आंख बंद करके कभी विश्वास मत कीजिए। आजकल ये सिर्फ माहौल बनाने के नए नए तरीके हैं। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे वाकई देश में बदलाव आ सके। नमस्कार।